वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आज हम इशू इन द न्यूज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भूमि स्वामित्व संबंधी कानूनों में संशोधन के मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। यह यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 और ऐसे के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्टेट पीएससी जैसे यूपी पीएससी इत्यादि के एग्जाम में मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। साथ ही यहाँ से प्रीलिम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यह अपने आप में व्यापक सुधार और क्रांतिकारी सुधारों का एक अपने आप में मुद्दा है। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। इसमें हम यह भी देखेंगे कि क्या चुनौतियां और क्या अवसर हैं, और चुनौतियों से गुजर के ही कुछ अवसर क्रिएट होते हैं। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं इस मुद्दे का विश्लेषण। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कि आखिरकार यह मुद्दा चर्चा में क्यों है, यह मुद्दा आखिरकार चर्चा में क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 26 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में भूमि कानूनों में बड़े बदलाव नोटिफाई किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन केंद्रीय विधियों का अनुकूलन तीसरा आदेश 2020 दैट मीन्स अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020 के अंतर्गत ऐतिहासिक भूमि सुधार कानूनों सहित जम्मू कश्मीर के 12 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और 14 अन्य कानूनों में संशोधन किया गया है। इनमें से कई अधिकांशतः जम्मू और कश्मीर में जमीन की खरीद और बिक्री से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर यदि देख लें तो 1970 का जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम, इसके अलावा 1996 का जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, इनमें संशोधन किए गए। इसके अलावा कई अधिनियम हटाए भी गए हैं। यहाँ पर मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक वर्ष समाप्त होने से पहले दैट मीन्स 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के संबंध में किसी भी अधिनियम को समाप्त करे या संशोधन कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यह आधिकारिक तौर पर अनुच्छेद 35A के तहत गारंटी प्राप्त भूमि अधिकारों की सुरक्षा या प्रोटेक्शन को समाप्त करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 35A के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 35A को भी 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से यह मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले पुराना कानून था उसका उद्देश्य था कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति की रक्षा हो सके, और इसने जम्मू और कश्मीर की पूर्व राज्य सरकार के राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उनके लिए कुछ अधिकारों को आरक्षित करने का अधिकार दिया था। जो परमानेंट रेजिडेंट थे तो उनको डिफाइन किया था, और इसके अलावा उनको कुछ राइट्स भी उनके लिए ही पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को ही प्रदान किए गए थे। इसमें जम्मू और कश्मीर में स्वयं की जमीन का अधिकार शामिल था कि वहाँ के लोग वहीं की जमीन पर उनका स्वामित्व है और बाहर के लोगों का स्वामित्व नहीं हो सकता। पूर्व राज्य के बाहर के लोगों को पुराने शासन के तहत वहाँ जमीन खरीदने से रोक दिया गया था। जो पूर्व राज्य था जम्मू कश्मीर जो पहले था, तो राज्य के बाहर के लोगों को पुराने शासन के तहत क्या था कि वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते थे। अब क्या है, शब्द स्थायी निवासी परमानेंट रेजिडेंट्स को अब सभी मौजूदा कानूनों से हटा दिया गया है। अब मैं और भी आपको बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण बात कि नए बदलाव केवल जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर यह लागू नहीं होते हैं। लद्दाख को 5 अगस्त के बाद एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 5 अगस्त 2019 के बाद एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से के रूप में लद्दाख को भी अनुच्छेद 35A द्वारा पहले संरक्षण प्राप्त होता था। केंद्र सरकार ने यह संरक्षण हटाने की बजाय अब कहा है कि यह मुद्दा लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची की स्थिति पर चर्चा करने के लिए ओपन है, खुला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जब यह घोषणा हुई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आया और संशोधन कई किए गए, कई कानूनों को जब हटाया गया और भूमि स्वामित्व को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी की गई, तो प्रतिक्रिया आना, रिएक्शंस आना स्वाभाविक था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि जम्मू और कश्मीर को बिक्री के लिए खोल दिया गया है और किसी भी बुनियादी सुरक्षा से उसे विहीन कर दिया गया है। समझ रहे? तो इस तरह की उन्होंने कई तरह की रिएक्शन भी आई, और इन रिएक्शन के अंतर्गत ये भी कहा गया कि डेमोग्राफिक चेंजेस यहाँ से बढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग होंगे वह कई तरह से एक तरह से अल्पसंख्यक बन जाएंगे और बाहर के लोग आकर यहाँ पर बस जाएंगे तो उनका बाहुल्य हो जाएगा। और सरकार क्या है, सरकार जो डेमोग्राफी थी, स्थानीय डेमोग्राफी थी, स्थानीय जनांकीय थी, उसके चरित्र को बदलना चाहती है। इस प्रकार की कई आलोचनाएं की गई।
अभी आपको हाल ही में पता होगा कि हाल ही में जो नवगठित समूह है पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने नोटिफिकेशन को जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात तक कह दिया। तो इस तरह की कई आलोचना देखने को मिली। इसके अलावा अलगाववादी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक धड़े ने 31 अक्टूबर को क्या किया था, एक तरह से जो जनसांख्यिकी या जनांख्यिकी डेमोग्राफिक चेंजेज की जो एक तरह से स्थायी नीति, उनके अनुसार स्थायी नीति के विरोध में उन्होंने हड़ताल का भी आह्वान किया था। अब भारत सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया जाना था। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पष्ट किया, राज्यपाल जी ने स्पष्ट किया, उपराज्यपाल ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद भी कृषि भूमि को गैर स्थानीय खरीदारों को बेचा नहीं जा सकता है। दैट मीन्स कृषि भूमि को अगर बेचना भी है तो स्थानीय खरीदारों को ही आप बेचेंगे, गैर स्थानीय खरीदारों को आप नहीं बेच सकते हैं। संसाधनों का उद्देश्य केवल निवेश को प्रोत्साहित करना है। संशोधनों जो अमेंडमेंट किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है, निवेश को प्रोत्साहित करना है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि कृषि भूमि को किसानों के लिए ही रिजर्व रखा गया है, कोई बाहरी व्यक्ति उन जमीनों पर नहीं आ पाएगा। सरकार केवल उद्योगों को निर्धारित उद्योग क्षेत्रों, औद्योगिक जो क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, उन्हीं में आमंत्रित करना चाहती है। लेकिन कई आलोचनाएं भी देखने को मिली कि अब इससे काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब खरीद सकता है ज़मीन तो काफ़ी चेंजेज अपने आप में दिखाई देंगे, कई आलोचनाएं भी की गई। तो इस तरह से कई इसमें जो आलोचनाएं देखने को मिली, क्रिटिसिज्म देखने को मिली, उनमें एक तो पहले डेमोग्राफिक चेंजेज का फियर, इसके अलावा ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंटरफियर होगा, इसके अलावा इंटरफियर कंपनीज करेंगी लैंड ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम में, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म में भी चेंज करने का प्रयास है। इस तरह से कई आलोचनाएं की गई हैं। तो इसको हम आलोचनाओं को एक एक करके भी समझ लेंगे और आगे चीज़ों को देख लेंगे कि किस किस तरह से चीज़ें हैं, और भी आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वास्तव में गृह मंत्रालय का आदेश जम्मू और कश्मीर में मौजूदा भूमि व्यवस्था को कैसे बदलता है। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन, जो कुछ पॉजिटिव प्रावधान होंगे उनको भी हम देख लेंगे, अगर कहीं क्रिटिसिज्म होगी तो हम उसको भी यहीं पर विश्लेषण करते चलेंगे। तो सबसे पहला प्रोविजन है कि जो प्रोटेक्शन है उसको हटाया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर में 4 भूमि कानून हैं प्रमुख रूप से, जो स्थायी निवासियों के हाथ में भूमि को प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षित करते हैं या रिजर्व करते हैं। अब इनमें से क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एलिनिएशन ऑफ लैंड एक्ट 1938 का है। जम्मू एंड कश्मीर एलिनिएशन ऑफ लैंड एक्ट 1938, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरा अधिनियम बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट 1950, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब 2 अधिनियम थे, 2 अधिनियमों में संशोधन किया गया, संशोधन तो और में भी किया गया, लेकिन मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट 1976, इसमें भी संशोधन किया गया है। तो 2 अधिनियमों हटा दिए गए कंप्लीटली, जम्मू एंड कश्मीर एलिनिएशन ऑफ लैंड एक्ट 1938 और बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट 1950, इनको हटा दिया गया 2 को, और 2 बचे रह गए। तो जो 2 बचे रह गए हैं, 2 जो अधिनियम है, जो लैंड ग्रांट्स एक्ट और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट है, तो इनमें क्या है, स्थायी निवासी जो सेक्शन था उसको पट्टे, दैट मीन्स लीज और भूमि के ट्रांसफर को रेगुलेशन करने वाले वर्गों से हटा दिया गया है। द परमानेंट रेजिडेंट क्लॉज हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम सेक्शंस रेगुलेटिंग द लीज एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। क्लियर है। अब आलोचना की जा रही है कि इस प्रोटेक्शन को समाप्त करने के बाद गृह मंत्रालय उन परिवर्तनों को आगे बढ़ा देता है जो जम्मू और कश्मीर की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, दैट मीन सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी को काफ़ी हद तक बाधित करेंगे। इसे बाहर से औद्योगिक और वाणिज्यिक कंपनियों को खुला रखा जाएगा। इस तरह की आलोचनाएं की जा रही है। अब इसका प्रावधान एक आया डेवलपमेंट जोन से संबंधित। डेवलपमेंट जोन से संबंधित इसमें अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है। प्रोविजन देखिए, यहाँ पर मैं आपको प्रोविजन का बता देता हूँ। इसमें प्रोटेक्शन को पहले हटाया गया है, इस चीज़ का तो मैंने उल्लेख कर ही दिया। अब दूसरा प्रोविजन देखिए डेवलपमेंट जोन से संबंधित। तो डेवलपमेंट जोन से संबंधित जो प्रोविजन है उसको बताना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम 1970, द जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1970 के तहत कई परिवर्तनों को आगे बढ़ाया गया है। अब इसमें संशोधन किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970, इसमें संशोधन कर दिया गया है। सरकार द्वारा नोटिफाई जो डेवलपमेंट जोन्स होंगे वह ऐसे किसी भी मौजूदा भूमि कानूनों के अधीन नहीं होंगे
जिनके लिए लैंड यूज को बदलने की आवश्यकता होती है, भूमि जो उपयोग होता है उसको बदलने की आवश्यकता होती है। ऐसे किसी भी मौजूदा भूमि कानूनों के अधीन नहीं होंगे, यह संशोधन कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटीज जोनल प्लान की जरूरतों के अनुसार भूमि उपयोग को रेगुलेट कर सकेंगे। जोनल प्लान भी होगा तो जोनल प्लान के अंतर्गत उसकी जरूरतों के अनुसार डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होंगी वह भूमि उपयोग को रेगुलेट कर सकेंगे। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती थी वह राज्य के भूतपूर्व भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1990 के तहत भूमि का अधिग्रहण कर सकते थे। पहले क्या होता था, भूमि का अधिग्रहण होता था वह लैंड एक्विजिशन एक्ट 1990 जो राज्य का था जम्मू कश्मीर का, उसके तहत अधिग्रहण होता था। 1990 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने यह डिसाइड किया हुआ था कि कोई भी भूमि राज्य कोई भी जो भूमि है, कोई भी लैंड है, वह राज्य से बाहरी व्यक्ति को ना तो रेजिडेंशियल पर्पज से ना तो एलोकेट की जा सकती, ना ही लीज पर दी जा सकती। अब सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब जो लैंड होगी वह केंद्रीय कानून के तहत की जाएगी। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारा जो सेंट्रल लेवल पर है उसके तहत अधिकृत की जाएगी, जिसमें इस तरह का अब कोई प्रतिबंध नहीं रह गया। जो जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1990 में कुछ सीमाएं रखी गई थी, वह सीमाएं इसके तहत अब हटा दी गई हैं। तो भूमि अधिग्रहण किया जाएगा किसके तहत, जो सेंट्रल लॉ है उसके तहत। ओके, इसके अलावा एक और प्रोविजन है औद्योगिक विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी इसके अंतर्गत प्रोविजन किया गया है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्या प्रोविजन है, इसको भी हम देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम कब का है, 1970। जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में अब संशोधन किए गए हैं और एक नया प्रावधान जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास निगम को क्रिएट करने को एंश्योर करता है। जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, IDC, उसको क्रिएट करता है। और इसका औद्योगिक विकास निगम का उद्देश्य क्या होंगे, औद्योगिक विकास निगम के कार्य क्या होंगे, इनका कार्य होगा या उद्देश्य होंगे कि औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनमें उद्योगों और औद्योगिक संपदा या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इनसे संबंधित कमर्शियल सेंटर भी स्थापित करने में मदद की जाएगी। किसके माध्यम से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये मदद करेंगे। अब जो कॉरपोरेशन होगा वह औद्योगिक संपदा को मैनेज भी करेगा और सरकार द्वारा जो नोटिफाई औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी करेगा। यह क्या करेगा, औद्योगिक विकास निगम इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र होंगे इनको डेवलपर्स को सौंप सकता है या इन्हें स्वयं भी विकसित कर सकता है। डेवलपर्स को सौंप सकता है या इन्हें स्वयं भी विकसित कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स या औद्योगिक क्षेत्र हैं तो स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों को तैयार किया जाएगा। डेवलपर्स भी तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा स्वयं भी तैयार कर सकता है। तो इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है अपनी इच्छानुसार किसी भी संपत्ति को खरीद सकता है, खरीदने, बेचने या लीज पर देने और इस तरह के लेन देन के लिए कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित करने की इसको शक्ति मिली हुई है। इसमें उद्योगपतियों और व्यापारियों को जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको लीज पर देने या फिर सेल करने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करने की भी शक्ति होगी। जो कर्मचारी होते हैं, जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं, उद्योग हैं, उनके लिए आवास निर्माण करने की भी शक्ति प्राप्त होगी। ओके, सरकार क्या करेगी, सरकार निगम की व्यवस्था या लेन देन के अंतर्गत भूमि रखेगी। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके अंतर्गत ही भूमि को रखेगी, लैंड को रखेगी। जिस भूमि की निगम को आवश्यकता होगी उसका अधिग्रहण केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून के तहत कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इसमें प्रोविजन है, कौन सा है, वह है स्ट्रेटजिक एरिया का। तो स्ट्रेटजिक एरिया का अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविजन है। अब स्ट्रेटजिक एरियाज को भी हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेटजिक एरियाज क्या होते हैं। इन सारे प्रोविजन को अगर एक बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको समझ में पूरा मुद्दा आ जाएगा। तो सामरिक या रणनीतिक क्षेत्र या स्ट्रेटजिक एरियाज, इसका भी जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम 1970 में संशोधन करके क्या किया गया है, आर्म फोर्सेस के लिए एनक्लेव बनाने का प्रावधान किया गया है। जो जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट था 1970 का, उसमें संशोधन करके क्या किया गया है, आर्म फोर्सेस के लिए एनक्लेव बनाने का प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार के एनक्लेव को डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधानों से, कई प्रावधानों से जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, बाहर किया गया है। यह सरकार को विकास प्राधिकरण द्वारा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है उनके द्वारा कंट्रोल्ड भूमि के भीतर स्ट्रेटजिक एरियाज को नॉमिनेट करने का अधिकार देता है। सरकार को नॉमिनेट, जो संशोधन किया गया है तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रेटजिक एरियाज भी
गठित किए जा सकते हैं और सशस्त्र बलों के लिए एनक्लेव बनाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। इस तरह से जो स्ट्रेटजिक एरियाज होंगे उसका प्रयोग क्या होगा, जो आर्म फोर्सेस होंगे उनके लिए क्या होगा, डायरेक्ट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। जो ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है तो सशस्त्र बलों के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है इसके माध्यम से। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा लो कॉस्ट हाउसिंग का भी एक प्रोविजन है। लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में क्या कहा गया मैं आपको बता देता हूँ। लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम 1970 ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों में आर्थिक रूप से कमजोर, जो जम्मू और कश्मीर के जो स्थायी निवासी थे उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को कम लागत के आवास उपलब्ध कराए थे। नए संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है या यहाँ पर मकान बना सकता है। इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं। अब यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसकी सरकार ने हाल ही में नई आवास नीति की घोषणा की है, जिसके तहत क्या होगा, अगले 5 वर्षों में 1 लाख आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि लो कॉस्ट हाउसिंग और झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए पीपीपी को बढ़ावा देना है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी अब क्या होगा, यहाँ पर निवेश आ सकेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, आर्थिक और कमजोर वर्ग है तो उनके लिए भी क्या होगा, एक तरह से फास्ट ट्रैक रूप से मंजूरी मिल सकेगी इनके लिए रेजिडेंशियल बनाने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा जो मूल विकास अधिनियम था, जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम, उसकी धारा 17 में कहा गया था कि अगर सरकार ने विकास के लिए भूमि अधिग्रहण किया है लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो वह उसे स्थायी निवासियों को ही वापस बेच सकती है। अब संशोधित कानून के अनुसार इसे किसी भी भारतीय नागरिक को बेचा जा सकता है। तो अब यहाँ से एक आलोचना भी निकल के आती है कि सरकार पहले क्या करे, डेवलपमेंट पर्पज के लिए क्या करेगी, लैंड एक्विजिशन करेगी और उसके बाद क्या करेगी, डेवलपमेंट नहीं करती है तो वह किसी को भी बेच दे फिर। तो इसमें तो कोई सीमाएं नहीं रखी है। तो यहाँ से एक आलोचना निकल के आती है। अब बात आती है कि अब रियल इस्टेट लॉज में भी कई चेंजेस किए गए। रियल इस्टेट लॉज है तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि गृह मंत्रालय ने रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा, आपको याद होगा काफ़ी व्यापक सुधार माना गया था रियल एस्टेट सेक्टर में। तो रेरा सहित 3 केंद्रीय कानूनों को जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित किया है। इस कानून के तहत क्या किया गया है कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वह क्या करेगी, रियल एस्टेट क्षेत्र में कंज्यूमर्स के हितों को प्रोटेक्ट करेगी और उसके लिए प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग की बिक्री का उसमें मैनेजमेंट करेगी। केंद्रीय कानून के साथ खरीदारों और प्रॉपर्टी डेवलपर्स को अब जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कई केंद्रीय कानूनों का विस्तार किया गया है जम्मू और कश्मीर में भी। अब बात आती है कृषि भूमि की बिक्री, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। यह सबसे महत्वपूर्ण अपने आप में मुद्दा भी है, प्रावधान भी है। तो इस मुद्दे को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है जो भी आएगा वह यहाँ पर निर्भर होगा, ज़्यादातर इस क्लॉज पर डिपेंड होगा। तो सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि भूमि राज्य के बाहर के लोगों के बिक्री के लिए नहीं है। सरकार भूमि ट्रांसफर और लैंड यूज में बदलाव पर प्रतिबंध को कंट्रोल करने वाले कानूनों में अब फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जो ऐसे कानून जो थे जो लैंड ट्रांसफर और लैंड यूज को चेंज करते थे, उस पर प्रतिबंध लगाते थे, ऐसी कानूनों में काफ़ी कुछ संशोधन किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अब उदाहरण के तौर पर अगर देख लें तो जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996, जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 में अब महत्वपूर्ण संशोधन और नए प्रावधान किए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996, कुछ अधिनियम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, 7-8 अधिनियम है, एक्ट हैं, उनको आप याद रख लेंगे तो आपको मेंस में आंसर लिखने में काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 में संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया है। इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कुछ अच्छे प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। इसके अलावा जो रेवेन्यू बोर्ड होगा वह सरकार को डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, जो सरकार के जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए रीजनल प्लान्स को तैयार करेगी। इसके अलावा राजस्व बोर्ड कई विकासात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह कार्य करेगा। कौन कौन से विकासात्मक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे आवासीय सहित विकासात्मक उद्देश्य, जो रेजिडेंशियल
और डेवलपमेंट पर्पज दोनों के लिए भूमि की आवश्यकता। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कृषि का विकास और इसके अलावा बॉर्डर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा। इसकी अध्यक्षता राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त करेंगे। किसकी अध्यक्षता, भूल गए होंगे किसकी बात कर रहा था मैं बात कर रहा हूँ इसकी जो रेवेन्यू बोर्ड गठन होगा उसकी। रेवेन्यू बोर्ड का उद्देश्य क्या होगा, राजस्व बोर्ड का क्या उद्देश्य होगा, उन सब की बात कर रहा हूँ। और इसकी राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्व बोर्ड को जो जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम है उसके तहत परिभाषित लोकल एरियाज के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसके तहत अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो लोकल एरियाज होंगे वह आमतौर पर शहरी स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र होते हैं और यह अधिनियम सरकार को स्थानीय क्षेत्रों को जो लोकल एरियाज हैं उनको नोटिफाई करने का अधिकार देता है, जिन्हें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है उनके द्वारा उनको मैनेज करना है। समझ रहे होंगे। तो राजस्व बोर्ड जो है, राजस्व बोर्ड को विकास अधिनियम के तहत जो डिफाइंड है लोकल एरियाज के तहत कोई अधिकार क्षेत्र इस तरह से नहीं है। लोकल एरियाज को क्या होगा, लोकल एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए निर्धारित क्षेत्र है और यह अधिनियम सरकार को, जो अधिनियम है जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट है, तो उसमें क्या होगा कि स्थानीय क्षेत्रों को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज उसको मैनेज करेंगी। अब मैं आपको एक और प्रोविजन बताना चाहूँगा कि जो संशोधित भू राजस्व अधिनियम है, भू राजस्व अधिनियम है जो कौन सा लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट के कई प्रोविजन है। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत क्या हुआ कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोकल एरियाज को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम गैर कृषक को कृषि भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देता है। जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है या नॉन फार्मर है वह एग्रीकल्चर को बेच नहीं सकता है बाहर के लोगों के लिए, इसका एक अपवाद है। यह सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को किसी कृषक द्वारा गैर कृषक को, नॉन एग्रीकल्चर नॉन फार्मर को अन्य उद्देश्य के लिए जमीन बेचने या उपहार के रूप में देने या फिर एक्सचेंज के रूप में या फिर मॉर्गेज के रूप में किसी समझौते की शर्त पर समझौते के लिए परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका अपवाद रखा गया है। तो गैर कृषक को जमीन खरीदने के लिए अब क्या होगा, रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, यह दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी और जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासी है या नहीं है, यह दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कृषि भूमि को किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्ति या जो रूरल आर्टिसियन होता है, ग्राम कारीगर होता है, उसको पात्रता जो एलिजिबिलिटी होती है, निवास की शर्तों और सरकार द्वारा जो निर्धारित और जो नोटिफाई किए जाने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार स्थानांतरित या ट्रांसफर किया जा सकता है। कृषि भूमि को भी किसी जो भूमिहीन व्यक्ति है या रूरल आर्टिसियन है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब भूमि को क्या है, 2013 का जो कंपनी अधिनियम है जो सेंट्रल लेवल पर है, तो उसमें परिभाषित किसी भी सरकार, कंपनी या निगम बोर्ड को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है। ओके। अब इसमें जो संशोधन है, तो संशोधन सरकार को विभिन्न गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के स्थानांतरण को आसान बनाने के लिए मैकेनिज्म का प्रोविजन किया गया है। अब एलिजिबल पब्लिक चैरिटी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एलिजिबल पब्लिक चैरिटी जो शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इसके अलावा औद्योगिक, वाणिज्य या आवास प्रयोजनों के लिए प्रावधान करने का प्रावधान किया गया हो। तो इस तरह से पहले क्या होता था, जम्मू और कश्मीर के जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, राजस्व मंत्री थे, उनके पास लैंड यूज को परिवर्तित करने की मंजूरी देने की शक्ति थी। अब इसे किसको शक्ति मिल गई है, जिला कलेक्टर को अनुमति देने की शक्ति है। जिला कलेक्टर के पास जो अदर जो पर्पजेज हैं, जैसे चारागाह भूमि के रूप में उपयोग की जाने वाली जो ग्रामीण सार्वजनिक स्थानों वाली जो जमीन है, विलेज कॉमन्स के उपयोग की अनुमति देने की शक्ति है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो चारागाह जैसी जमीन है, जो विलेज कॉमन्स जो सार्वजनिक स्थानों की जो जमीन है उसका प्रयोग करने की वह उसको उसके बारे में अनुमति दे सकता है कि किस रूप में उसका प्रयोग होगा। इसके अलावा अब क्या होगा, कृषि सुधार अधिनियम 1976 में संशोधन अनुबंध खेती के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। कृषि सुधार अधिनियम 1976 उसमें भी संशोधन किया गया है। इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस अधिनियम के तहत जो मालिकाना हक वाले लोग केवल जम्मू और कश्मीर की सरकार को जमीन हस्तांतरित कर सकते थे पहले, अब इसका विस्तार क्या होगा, सरकार या किसी भी एजेंसी को, सरकार की जो एजेंसी है उसके लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भूमि का स्वामित्व केवल ऋण के मॉर्गेज के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता था, अब यह
मॉर्गेज के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या लीज के लिए भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस तरह के कई प्रोविजन हमने देखे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसमें बात आती है कि भूमि सुधार के इतिहास में भी परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है, यह आलोचना भी है और यह अपने आप में एक प्रावधान भी यहाँ से दिखाई देता है। तो वह कैसे दिखाई देता है उसको हम देख लेते हैं संक्षेप में, कि जो गृह मंत्रालय का आदेश भूमि सुधारों के इतिहास में परिवर्तन किस तरह से करता है, किस तरह से उसमें परिवर्तन किए गए, उसको हम देख सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, तो उसमें न्यू कश्मीर या नया कश्मीर घोषणा पत्र के जो समाजवादी सिद्धांत थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काश्तकार को लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था और सामंती जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया था। और 1951 में जब कश्मीर का दौरा किया था, माइकल ब्रेचर ने, एक विद्वान थे माइकल ब्रेचर, उन्होंने जागीरदारी प्रणाली के उन्मूलन को विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप में किए गए सबसे व्यापक कृषि सुधार के रूप में वर्णित किया था, उसका वर्णन किया था। तो यह काफी कुछ अपने आप में क्रांतिकारी सुधार हुए थे, मानते हैं उस बात को, लेकिन वर्तमान में और सुधार करने की अपेक्षा की गई है, इसलिए इसमें क्या किया गया है, इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। किसको समाप्त कर दिया गया है, इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का सेंस है कि 1951 में जो इस तरह से दौरा किया था और उन्होंने भी अपने आप में इसको काफ़ी महत्वपूर्ण कदम बताया था। 1950 के जो बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट था, जो 1950 का बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। उसमें लैंड सीलिंग की जो सीमा थी 22.75 एकड़ भूमि की लैंड सीमा सीलिंग की तय की गई थी, उसके बाद अतिरिक्त भूमि स्वामियों से जब्त कर लिया गया था और उन लोगों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था जो इस पर खेती करते थे। अब क्या है, जम्मू और कश्मीर कृषि सुधार अधिनियम 1976 के तहत बागों के लिए, जो बागान होते थे उनके लिए एक अपवाद था, भूमि सीमा को घटाकर 12.5 मानक एकड़ कर दिया गया था। अब क्या है, जम्मू कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन अधिनियम 1956 के तहत लोगों के सार्वजनिक अधिकारों की पहले स्थापना की गई थी, अब इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन अधिनियम 1956 था, उसने स्थानीय जमींदारों को भी यह भी कहा कि जो समीलात भूमि होगी या गांव की जो सामूहिक भूमि का उपयोग कैसे किया जाएगा, उसका भी प्रावधान किया था। इस कानून को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश से निरस्त कर दिया गया। किसको, जम्मू कश्मीर कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1956 और इसके अलावा बिग लैंडेड एस्टेट्स एक्ट, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो यह अपने आप में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में भूमि सुधारों के दृष्टिकोण से अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इनको हटा दिया गया है। तो इसकी आलोचना की गई कि यह न केवल इतिहास पर अटैक करती है अधिसूचना, बल्कि भविष्य पर भी अटैक करती है। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता सज्जाद लोन ने यह कह दिया कि बिग एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट को समाप्त करना एक तरह से उन स्वतंत्रता सेनानियों और किसानों के बलिदानों का अपमान है जिन्होंने निरंकुश और दमनकारी जो शासन के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद अपने अधिकारों को प्राप्त किया था। तो यह इतिहास को फिर से लिखने का एक चालाक प्रयास उन्होंने कह दिया। अब गुपकार डिक्लेरेशन को भी आप जानते हैं किस तरह से उनकी सारी चीज़ें, सारी पार्टियां मिल गई और उन्होंने अपना एक तरह से गुपकार डिक्लेरेशन बना लिया। उसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव कई एस्पेक्ट्स हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, आप सभी उसको समझते ही होंगे। तो भूमि सुधार कानूनों में संशोधन के अब सकारात्मक लाभों को देख लेते हैं, कुछ आलोचनाएं भी देखी, कुछ प्रावधान भी हमने देखे, इन सारी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम देख लेते हैं कि भूमि सुधारों के आखिरकार सकारात्मक लाभ क्या क्या हैं। सकारात्मक लाभ तो बहुत सारे हैं, तभी भूमि सुधारों को एक तरह से आगे बढ़ाया गया है और जम्मू कश्मीर में जो केंद्रीय कानून है उनका विस्तार किया गया है। तो इस तरह से अपने आप में काफ़ी प्रावधान महत्वपूर्ण है। इनको भूमि सुधार कानूनों में संशोधन के सकारात्मक लाभ क्या हैं, इनको हम देख लेते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भूमि सुधारों को एक नई दिशा मिली है। इससे अब भारत के किसी भी प्रदेश का कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर में भूमि को खरीद सकता है, उस पर अब व्यवसाय कर सकता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूशन को खोल सकता है। इससे जम्मू और कश्मीर के स्थानीय नागरिकों को अब केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। पहले क्या होता था, सरकारी नौकरियों तक सीमित रहना पड़ता था और सब लोग क्या करते थे, और सब लोग या तो खेती करते थे, खेती पर भी रोजगार नहीं होता था, गरीबी में गुजर बसर करनी पड़ती थी, तो वो क्या करते थे, अलगाववाद की तरफ भटक जाते थे, आतंकवाद की तरफ मुड़ जाते थे। तो जम्मू कश्मीर में एक आतंकवाद का मुद्दा और जो पत्थरबाजी का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा
कि अब जब स्थानीय निवेश आएगा, अब स्थानीय क्षेत्र पर निवेश आएगा, रोजगार आएंगे, उद्योग आएंगे, तो सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि निजी क्षेत्र में व्यापक रोजगार क्रिएट होंगे। और अब क्या होगा, अब विकास की मुख्य धारा और लोकतांत्रिक विचारधारा में जुड़कर अब लोग काम कर सकेंगे और अलगाववाद का रास्ता अब उन्हें अपनाना नहीं पड़ेगा। अब निजी निवेश और निजी उद्योग आने के बाद नागरिकों को आसानी से निजी क्षेत्रों में रोजगार मिल सकेंगे। इससे वह आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ेंगे और हमारे देश से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। अब हम कह सकते हैं कि भारत एक देश है, अखंड देश है। एकता और अखंडता जम्मू कश्मीर के माध्यम से हमारी और मजबूत होगी। पहले यदि कोई महिला राज्य से बाहर किसी नागरिक से विवाह करे तो उसकी संपत्ति अधिकार समाप्त हो जाते थे, उसके संपत्ति अधिकार समाप्त होते थे तो उसके बच्चों का अपनी माँ की जमीन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था। सोचिए ऐसी स्थिति जब महिला ने बाहर के किसी नागरिक से विवाह कर लिया है और वह अकेली लड़की है और उसके माँ बाप की डेथ हो जाती है, तो उसकी जमीन का फिर क्या होगा, उसका तो कोई अधिकार रहा नहीं। तो ऐसे में उसका जो भावनात्मक जुड़ाव रहता था अपने परिवार की जमीन पर, संसाधनों पर, तो वो तो सब समाप्त हो जाते थे। सोचिए कितना अन्याय और कितनी प्रताड़ना उस औरत को महसूस करनी पड़ती होगी। तो अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा अत्याचार नहीं होगा। राज्य से बाहर विवाह करने पर भी महिला के संपत्ति अधिकार बने रहेंगे। अब महिला के संपत्ति अधिकार बने रहेंगे। अब इसके अलावा देखें तो भारतीय नागरिक भी अब आर्टिकल 19 का बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत न केवल वाक और अव्यक्तिक स्वतंत्रता है बल्कि अन्य अधिकार भी हैं, जैसे किसी स्थान पर आवागमन, आजीविका और बस जाने की स्वतंत्रता। अब जम्मू कश्मीर तक भी इसका विस्तार हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में खूब आप आराम से जाइए, आजीविका अपनाइए और वहाँ पर बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस पर सीमाएं थी। इस तरह वास्तविक अर्थों में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग और उस रूप में सभी नागरिकों को उस तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त हो सकेंगी। अब हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है और भारत के सभी नागरिकों को जो अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी प्राप्त हैं। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों जो पहले कई भ्रष्टाचार और अत्याचार के माहौल में उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता था, अब उससे बाहर आके अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और लोकतांत्रिक परंपराओं से काफ़ी अच्छे से जुड़ पाएंगे और अलगाववादी जैसी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैंने इसको काफ़ी एलाबोरेट फॉर्म में कवर किया और काफ़ी व्यापक रूप से कवर किया। आपको एक ही जगह पूरा मुद्दा कवर हो जाएगा, आपको अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।